सुबह के सन्नाटे में गूंजती एक चीख और एक लाश जिसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। लेकिन सवाल यह है, ये मौत थी या मर्डर? एक महिला की दिल दहला देने वाली चीख, एक आदमी की संदेह और एक सच जो सबको चौंका देगा। रात तक तो ठीक था, लेकिन सुबह एक लाश मिली। क्या यह महज एक हादसा था या रची गई थी एक खतरनाक साजिश? श्वेता के आंसू क्या गहरी तकलीफ के गवाह थे या छुपा रहे थे एक खतरनाक राज? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। मौत का कारण वो नहीं था जो सबको दिख रहा था। राहुल का निर्जीव शरीर पड़ा था, श्वेता की चीखें गूंज रही थी, पर क्या उसके आंसू सच बोल रहे थे? रिश्ते कभी कभी इतने उलझ जाते हैं कि प्यार और नफरत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। क्या यही हुआ था श्वेता और राहुल के साथ? वो एक परफेक्ट कपल थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कहानी का अंत एक मौत पर हुआ? जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो सब कुछ बदल गया। राहुल की मौत के पीछे छुपा था एक खतरनाक खेल। गोलियों के रैपर, संदिग्ध निशान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक एक कड़ी जोड़कर सामने आया एक बड़ा सच। कहानी वही है जो दिखाई देती है, या शायद नहीं, क्योंकि इस मौत के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो सबको हैरान कर देगा। शक्तिवर्धक गोलियां, संदिग्ध कॉल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा। जानिए क्या थी राहुल मिश्रा की मौत की असली वजह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बाय सागू चैनल में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि महसूस भी की जाती हैं। यहां आपको मिलेंगी रोमांचक कहानियां, दिल छू लेने वाली किस्से, रहस्यमय घटनाएं और जिंदगी से जुड़े पर मजबूर कर देंगे। हर कहानी के पीछे छुपा है एक अलग एहसास, एक नया अनुभव और आपके दिलों को छू जाने वाली बातें। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी और को भी सुननी चाहिए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं स्टोरीज बाय सागू चैनल के साथ। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक थाना है जिसका नाम बिठूर है। ये इलाका ऐतिहासिक महत्व रखता है और यहाँ की गलियां आमतौर पर शांत रहती हैं। लेकिन 19 जनवरी 2025 की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मोहल्ले को हिला कर। बिठूर थाने के अंतर्गत आने वाले ध्रुव नगर मोहल्ले में एक घर से अचानक दिल दहला देने वाली चीख पुकार सुनाई देने लगी। सुबह के करीब 6:30 बजे का समय था जब पूरे इलाके में एक औरत के जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। वो महिला, जिसका नाम श्वेता था, गहरे सदमे में लग रही थी। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थी कि आसपास के लोग जो अभी तक नींद में थे अचानक जाग उठे। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जब आवाज लगातार बढ़ती गई तो लोगों को एहसास हुआ कि कुछ बेहद गंभीर घटना घटी। एक एक करके मोहल्ले के लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। कुछ लोग दरवाजों से झांक कर देखने लगे तो कुछ जल्दी चप्पल पहनकर उस घर की ओर दौड़ पड़े जहां से चीखें आ रही थी। कुछ ही पलों में भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और हर कोई ये जानने को बेताब था कि आखिर श्वेता इतनी जोर जोर से क्यों रो रही थी। जब मोहल्ले के लोग घर के बाहर पहुंचे तो अंदर से श्वेता के बिलखने की आवाज लगातार आ रही थी। लोग घबराए हुए थे, कोई दरवाजा खटखटाने लगा तो कोई जोर जोर से आवाज लगाने लगा, श्वेता दरवाजा खोलो, क्या हुआ है? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। श्वेता की चीखों में बस दर्द और बेबसी थी। किसी ने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। माहौल में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कुछ भयानक घट चुका हो। कुछ देर बाद धीरे धीरे दरवाजा खुला। जैसे ही लोगों ने अंदर कदम रखा, उनकी नजर फर्श पर पड़े राहुल मिश्रा के निर्जीव शरीर पर पड़ी। पूरा घर एक अजीब सी चुप्पी में डूबा हुआ था, लेकिन बस श्वेता के रोने की आवाज तोड़ रही थी। राहुल मिश्रा
उम्र करीब 45 साल, जमीन पर निढाल पड़े थे। उनकी आंखें बंद थी, चेहरा सफेद पड़ चुका था और शरीर बिल्कुल स्थिर था। आसपास बिखरे सामान और श्वेता की हालत देखकर साफ लग रहा था कि कुछ अनहोनी घट चुकी है। श्वेता उनके पास जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो कभी राहुल के चेहरे को छूती, कभी उनके सीने पर सिर रखकर सुबकने लगती, कभी जोर से चिल्लाकर कहती, राहुल उठो ना, मुझे अकेला मत छोड़ो। मोहल्ले के लोग इस मंजर को देखकर स्तब्ध थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। कुछ लोगों ने हिम्मत करके श्वेता से पूछा, श्वेता ये क्या हो गया, राहुल को क्या हुआ? लेकिन श्वेता कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसकी हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद कांपते हाथों से उसने अपना फोन उठाया और उसने बड़े भाई राजेश का नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजी, दूसरी तरफ से राजेश की आवाज आई, हेलो श्वेता, इतनी सुबह फोन क्यों किया? श्वेता कुछ सेकंड तक तो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बस हिचकियां ले रही थी। राजेश घबरा गया। उसने दोबारा पूछा, श्वेता बोलो, क्या हुआ आखिरकार? श्वेता ने कांपती आवाज में रोते हुए कहा, भैया तुम्हारे बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहे। राहुल मर गए भैया, वो मुझे छोड़कर चले गए। फोन के दूसरी तरफ एक पल को सन्नाटा छा गया। राजेश को यकीन ही नहीं हुआ कि जो शब्द वो सुन रहा था वह सच थे। उसकी आवाज भी लड़खड़ा गई। ये क्या कह रही हो श्वेता, ये कैसे हो सकता है? लेकिन श्वेता बस फूट फूट कर रोए जा रही थी। राजेश को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने तुरंत अपना समाया और घर से निकल पड़ा, ये सोचते हुए कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। इधर मोहल्ले के लोग भी एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगे। किसी धीरे से फुसफुसा कर कहा, राहुल की अचानक मौत कैसे हो गई? कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? राजेश, जो राहुल मिश्रा का साला था, अपनी बहन श्वेता का फोन सुनते ही घबरा गया। उसकी आवाज में जो दर्द और बेबसी थी, वो किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। बिना कुछ सोचे समझे वो तेजी से घर से निकला और सीधे बहन के घर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते भर उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। राहुल जी अचानक कैसे चले गए? कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ, या फिर कोई बीमारी थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था? उसकी सांसें तेज हो गई थी और हाथ पैर कांप रहे थे, जो कि स्वाभाविक भी था। जब तक वो ध्रुव नगर अपनी बहन के घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। पूरा मोहल्ला घर के बाहर इकट्ठा था। लोग कानाफूसी कर रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे तो कुछ बस स्तब्ध खड़े थे। राजेश को समझ नहीं आया कि पहले क्या करे, सीधे अंदर भागे या किसी से पूछे कि आखिर हुआ क्या है। भीड़ को चीरते हुए वो घर के भीतर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसकी नजर चारपाई पर पड़े राहुल का मृत शरीर पर पड़ी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें बंद थी और शरीर बिल्कुल निश्चल था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, जिसे बस श्वेता की सिसकियां और कुछ लोगों की फुसफुसाहटें तोड़ रही थी। श्वेता राहुल के पास बैठी थी, बार बार उसके चेहरे को सहला रही थी और कभी रोते हुए कह रही थी, राहुल तुम ऐसे हो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। राजेश की आंखें भी भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो सीधे राहुल के शरीर के पास गया और कुछ सेकंड तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से बहन के कंधे पर हाथ रखा। श्वेता, ये कैसे हुआ? श्वेता ने सिर उठाया। उसकी आंखें सूजी हुई थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज गले में ही अटक रही थी। मुझे नहीं पता भैया, रात तक तो सब ठीक था और फिर अचानक। वो इतना ही कह पाई और फिर से रोने लगी। राजेश के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि इतनी अचानक मौत कैसे हो सकती है। उसने आसपास खड़े लोगों से पूछा, भाई किसी को कुछ पता है, किसी ने कुछ देखा? लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने कहा कि राहुल कल रात तक तो बिल्कुल ठीक था। किसी ने कहा कि उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, तो किसी ने कहा कि शायद हार्ट अटैक हुआ हो।
लेकिन किसी को कुछ पक्का नहीं पता था। राजेश को यह मामला संदिग्ध लगा। उसने बिना देर किए तुरंत अपना मोबाइल निकाला और पुलिस को फोन लगा दिया। हेलो, मैं राजेश बोल रहा हूं, ध्रुव नगर से। मेरे बहनोई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, कृपया जल्दी आइए। थोड़ी ही देर में बिठूर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। बिठूर थाने की पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने आसपास के माहौल का मुआयना किया। घर के अंदर घुसते ही उन्होंने श्वेता की दर्दनाक सिसकियां सुनाई दी, जो राहुल के शरीर के पास बैठी लगातार रोए जा रही थी। पुलिस ने सबसे पहले भीड़ को घर से बाहर निकाला ताकि मामले की सही तरीके से जांच हो सके। सब इंस्पेक्टर अजय तिवारी ने अपने साथ आए पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया, सबसे पहले तो पंचनामा की कार्रवाई करो। लाश को बिना दस्तावेजी कार्रवाई के हाथ मत लगाना। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा की प्रक्रिया शुरू की। राहुल का शव चारपाई पर पड़ा था और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। लेकिन पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक मौत स्वाभाविक थी या इसके पीछे कोई वजह थी। जब पुलिस ने राहुल के कपड़ों की तलाशी शुरू की तो एक चौंकाने वाली चीज सामने आई। उसकी पैंट की जेब से 8 छोटे छोटे दवाइयों के रैपर मिले। जब सब इंस्पेक्टर अजय तिवारी ने ध्यान से उन रैपरों को देखा तो पाया कि वे सभी शक्तिवर्धक दवाओं के रैपर थे और वे पूरी तरह खाली थे। उन्होंने तुरंत अपने एक सिपाही को आदेश दिया, इन रैपरों को अच्छे से संभालो और बैग इनकी जांच करनी होगी। फिर वो श्वेता की ओर मुड़े, जो अब भी सदमे में थी। वो सिर झुकाए जमीन की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। पुलिस अधिकारी अजय तिवारी श्वेता की आंखों में गहराई से देख रहे थे। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई साफ देखी जा सकती थी कि वो सदमे में, लेकिन पुलिस को अब हर पहलू की जांच करनी थी। जब उनके खाली 8 रैपर राहुल की जेब से बरामद हुए तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं उनकी मौत का कारण यही गोलियां तो नहीं। इसीलिए सब इंस्पेक्टर ने श्वेता से सीधे सवाल किया, श्वेता जी, ये गोलियां आपके पति की जेब में कैसे आई? क्या उन्होंने इन्हें खुद खरीदा था? श्वेता की आंखें डबडबा गई। उसने धीरे से सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैंने ही उनसे कहा था कि वो रात को कुछ शक्तिवर्धक गोलियां ले आए। राहुल जी को ये गोलियां खाकर अच्छा लगता था। श्वेता ने अपनी बात जारी रखी, राहुल जी जब भी ये गोलियां लेते थे और फिर हमारे बीच संबंध बनते थे तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता था। वो कहते थे कि इससे उन्हें ज्यादा ताकत मिलती है और वे ज्यादा देर तक टिक पाते हैं। मैं उनकी खुशी के लिए हमेशा तैयार रहती थी। मैंने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। पुलिस अधिकारी अजय तिवारी और उनकी टीम एक दूसरे की ओर देखने लगे। मामला अब एक निजी पहलू की ओर मुड़ चुका था, लेकिन पुलिस को हर बिंदु से जांच करनी थी। कितनी गोलियां ली थी? सब इंस्पेक्टर ने गंभीर सवाल पूछा, श्वेता जी, क्या आपको पता है कि राहुल जी ने कितनी गोलियां ली थी? श्वेता ने धीरे से सिर हिलाया और असमंजस में बोली, मुझे नहीं पता साहब, मैंने उन्हें सिर्फ लाने के लिए कहा था, लेकिन ये नहीं जानती कि उन्होंने एक साथ कितनी खा ली। पहले भी लेते थे या पहली बार? पुलिस अधिकारी ने अगला सवाल लगा। क्या राहुल जी पहले भी इतनी ज्यादा गोलियां लेते थे? श्वेता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नहीं, पहले तो वो सिर्फ 1 या 2 गोली लेते थे, लेकिन कल रात क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब पुलिस के लिए यह सवाल अहम हो गया था कि राहुल ने एक साथ इतनी गोलियां क्यों खा ली। क्या ये एक हादसा था या फिर साजिश? पुलिस ने अब इस मामले की गहराई में जाने का फैसला कर लिया था। श्वेता के बयान और राहुल की जेब से मिले 8 शक्तिवर्धक गोलियों के खाली रैपरों को देखकर पुलिस को शक हो गया था कि राहुल की मौत अधिक मात्रा में गोलियां खाने से हो सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सब इंस्पेक्टर अजय तिवारी ने टीम को निर्देश दिया, शव को तुरंत कब्जे में ले लो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो।
हमें साफ साफ पता करना होगा कि मौत का असली कारण क्या था। शव को चारपाई से हटाकर सफेद चादर में लपेटा गया। मोहल्ले के लोगों के चेहरे पर दुख और बादल थे। श्वेता अपने पति के शव को जाते हुए देखकर बेसुध हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। आसपास की औरतों ने उसे संभाला। राहुल, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, वो बिलक बिलक कर रो रही थी। पुलिस ने शव को एम्बुलेंस में रखा और उसे सीधे पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस टीम भी वहां हो गई, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकता था कि राहुल की मौत किसी साजिश का हिस्सा थी या फिर यह एक दुर्घटना थी। राहुल मिश्रा की मौत को अब 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। परिवार ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था और मोहल्ले में मातम पसरा हुआ था। हर कोई यही मान रहा था कि उनकी मौत शक्तिवर्धक गोलियों के ओवरडोज की वजह से हुई। लेकिन पुलिस को सच्चाई जानने की जल्दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सब इंस्पेक्टर अजय तिवारी और उनकी टीम को यकीन नहीं हुआ। रिपोर्ट में जो बातें सामने आई थी वो किसी और ही कहानी की ओर इशारा कर रही थी। मौत गोलियों से नहीं, गला दबाने से हुई थी। पुलिस स्टेशन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का लिफाफा जैसे ही खोला गया, सब इंस्पेक्टर अजय तिवारी की आंखें चौड़ी हो गई। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था, मृतक की मौत शक्तिवर्धक गोलियों के ओवरडोज से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई है। मृतक के गले पर गोलियों के दबाव के गहरे निशान पाए गए हैं, जिससे यह साफ होता है कि किसी ने उनका गला दबाया है। पुलिस को गहरा झटका लगा। रिपोर्ट पढ़ते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सब इंस्पेक्टर तिवारी फिर अपने बाकी अधिकारियों की ओर देखा। हमने सोचा था कि ये एक साधारण हादसा है, लेकिन ये मामला पूरी तरह बदल गया। अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर किसने और क्यों राहुल का गला दबाया। राहुल के परिवार ने तो ये मान लिया था कि उनकी मौत शक्तिवर्धक दवाइयों के कारण हुई, लेकिन पुलिस अब सोच में पड़ गई थी। सब इंस्पेक्टर अजय तिवारी ने गहरी सांस ली और अपने सिपाही से कहा, राजेश को फोन लगाओ, उसे थाने बुलाना होगा। यह मामला अब शक के दायरे में आ गया। राजेश को फोन किया गया। राजेश, जो कि राहुल का साला था, अपने घर में बैठा था। वो अब तक ये मान चुका था कि उसके जीजा की मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन जब उसे पुलिस का फोन आया तो वो घबरा गया। फोन पर सब इंस्पेक्टर तिवारी की गंभीर आवाज सुनाई दी, राजेश, हमें तुमसे तुरंत बात करनी है। मामला गंभीर हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और उसमें कुछ ऐसा निकला है जो तुम्हें भी चौंका देगा। राजेश ने घबरा कर पूछा, क्या क्या निकला है रिपोर्ट में साहब? सब इंस्पेक्टर ने सीधे कहा, राहुल की मौत शक्तिवर्धक दवाइयों से नहीं हुई। उनके गले पर उंगलियों के निशान मिले हैं, यानी उनकी हत्या गला घोंट कर की गई है। यह सुनते ही राजेश के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। गला दबाया? हाँ, और हमें यह पता लगाना है कि ऐसा किसने किया और क्यों। अब यह मामला और भी रहस्यमय हो चुका था। क्या यह कोई साजिश थी? क्या राहुल की मौत के पीछे किसी अपने का हाथ था? पुलिस को अब इस केस की परतें खोलनी थी। राजेश ने खुलासा किया कि राहुल और श्वेता का अतीत। पुलिस जब राजेश से पूछताछ करने लगी तो उसने राहुल और श्वेता के जीवन के बारे में कई अहम बातें बताई। राजेश ने बताया कि राहुल और श्वेता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला औरैया के दिव्यापुर इलाके के रहने वाले थे। करीब 20 साल पहले उन्होंने अपना पुश्तैनी मकान छोड़ दिया और कानपुर के बिट्ठर थाने के तहत आने वाले ध्रुवनगर मोहल्ले में अपना मकान बनाया। तब से दोनों यहीं रह रहे थे और एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजेश ने आगे बताया कि राहुल की शादी श्वेता से हुई थी और दोनों का एक बेटा भी था, जिसकी उम्र अब 16-17 साल के आसपास थी। बाहरी तौर पर उनका परिवार सामान्य लग रहा था, लेकिन क्या सच में सब कुछ सही था?
अब तक पुलिस को यही लग रहा था कि राहुल की मौत महज एक हादसा थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह मामला पूरी तरह उलझ चुका था। श्वेता पर शक बढ़ा। पुलिस अब पुलिस का ध्यान श्वेता की ओर गया। जब सब इंस्पेक्टर अजय तिवारी ने श्वेता से गहरी पूछताछ की तो वो अस्पष्ट जवाब देने लगे। आपके पति की गला दबाकर हत्या हुई है, क्या आपको कुछ भी शक है? श्वेता ने घबराई हुई आवाज में कहा, मुझे नहीं पता साहब, मैं तो सो रही थी। जब सुबह उठी तो राहुल जी, इतना कहते ही वो बार बार रोने लगी, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही थी। यही से शक और गहराने लगा। सब इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को आदेश दिया, श्वेता और राहुल दोनों के मोबाइल फोन जब्त करो, हमें इनकी कॉल डिटेल्स चेक करनी होगी। पुलिस ने दोनों मोबाइल का सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया और ध्यान से उसकी जांच शुरू की गई। राहुल के मोबाइल में कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली, उनके कॉल और मैसेज सामान्य थे। लेकिन जब श्वेता के मोबाइल की जांच हुई तो पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चली। श्वेता किसी एक लड़के से बहुत ज्यादा बातें करती थी। जांच में सामने आया कि जिस लड़के से श्वेता बातें कर रही थी वो उम्र में उससे करीब 20 साल छोटा था। अब पुलिस के मन में कई सवाल उठने लगे। श्वेता इस लड़के से इतनी बातें क्यों करती थी? क्या राहुल को इस बारे में पता था? क्या ये लड़का ही राहुल की मौत से जुड़ा था? पुलिस को लगने लगा कि राहुल की हत्या एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकती है। अब इस केस की परतें धीरे धीरे खुलने लगी थी, लेकिन असली सच अभी बाकी था। पुलिस अधिकारियों ने राजेश से गहन पूछताछ के दौरान सवाल किया। ये व्यक्ति रेहान, जिसे तालिब के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बांगर मऊ क्षेत्र के भगवंतपुर मोटेवाली गांव का निवासी है, इसका तुम्हारे साथ क्या संबंध है? क्या रेहान का कोई पारिवारिक रिश्ता राहुल से है या फिर श्वेता से? राजेश ने स्पष्ट रूप से जवाब देते हुए कहा कि रेहान ना तो राहुल का कोई रिश्तेदार है और ना ही श्वेता से उसका कोई पारिवारिक संबंध है। हालांकि राजेश ने यह भी बताया कि श्वेता और रेहान के बीच अक्सर काफी ज्यादा बातचीत होती थी और दोनों के बीच संपर्क लगातार बना रहता था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने रेहान को हिरासत में लिया ताकि मामले से जुड़े संभावित पहलुओं को और अधिक गहराई से समझा जा सके। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने रेहान से विस्तार पूर्वक पूछताछ शुरू की, जिसमें उनके आपसी संबंधों, बातचीत के विषयों और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसने मामले की दिशा को एक नया मोड़ दे दिया। दरअसल यह जानकारी सामने आई कि साल 2024 की शुरुआत में श्वेता ने इंस्टाग्राम के जरिए एक अनजान लड़के से बातचीत शुरू की थी। उस लड़के का नाम था रेहान, जो पेशे से एक ऑटो चालक था और दिल्ली में रहता था। हालांकि श्वेता और रेहान के बीच लगभग 20 साल का उम्र का अंतर था, लेकिन यह फर्क उनकी बढ़ती दोस्ती के आड़े नहीं आया। दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला गहरा होता चला गया और जल्द ही उनकी दोस्ती ने एक करीबी संबंध का रूप ले लिया। इंस्टाग्राम पर लगातार बातचीत के दौरान निजी बातें साझा की, जिससे उनके बीच एक इमोशनल जुड़ाव बन गया। कुछ समय बाद श्वेता ने खुद रेहान को पहली बार मिलने के लिए इनवाइट किया। उसने रेहान से कहा, तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो, मैं कानपुर के बिठूरी थाने के इलाके में रहती हूँ। मेरा पति मेलों में झूले लगाने का काम करता है और अक्सर कई दिनों तक घर से बाहर रहता है। मेरा बेटा भी ज्यादातर समय अपने मामा के साथ ही रहता है, इसलिए तुम्हें मिलने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। श्वेता की इस बात से साफ था कि उसने रेहान को घर बुलाने के लिए पूरी योजना बना ली थी ताकि उनके मिलने जुलने में कोई रुकावट ना हो। पुलिस इस खुलासे के बाद और भी सतर्क हो गई और उन्होंने श्वेता और रेहान के बीच हुई बातचीत और मुलाकातों की गहराई से जांच शुरू कर दी।
पूछताछ के दौरान पुलिस को जो जानकारी मिली वो मामले को और भी पेचीदा बना दी। रेहान ने बताया कि जब उसने पहली बार श्वेता से आमने सामने मुलाकात की तो वो हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि श्वेता वास्तविकता में उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर दिख रही तस्वीरों की तुलना में काफी अधिक उम्रदराज नजर आ रही थी। हालांकि इस बात का उनके संबंधों पर कोई खास असर नहीं पड़ा। दोनों के बीच की दोस्ती और भी गहरी होती चली गई और समय के साथ उनका रिश्ता इतना नजदीकी हो गया कि वह शारीरिक संबंध बनाने लगे। रिश्तों में बढ़ती नजदीकियों के दौरान श्वेता ने रेहान से अपनी निजी जिंदगी के दर्दनाक पहलुओं को साझा किया। उसने रेहान को बताया कि उसका पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता है और वो इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहती है। श्वेता ने अपनी पीड़ा को इस तरह बयां किया कि रेहान उसके प्रति सहानुभूति और इमोशनल रूप से और अधिक जुड़ गया। श्वेता की तकलीफ सुनकर रेहान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रेहान के पास इस काम को अंजाम देने के लिए अकेले आगे बढ़ना मुश्किल था, इसलिए उसने अपने पुराने दोस्त विकास से संपर्क किया। विकास भी पहले दिल्ली में ऑटो चलाता था, लेकिन कुछ समय बाद वो लुधियाना चला गया था। रेहान ने विकास को इस योजना में शामिल करने के लिए उसे मोटी रकम का लालच दिया और दोनों ने मिलकर श्वेता के पति राहुल को मारने की साजिश रची। योजना के तहत 17 फरवरी 2025 को रेहान और विकास कानपुर पहुंचे और वहां एक होटल में ठहरे। अगले दिन यानी 18 जनवरी की सुबह श्वेता खुद उस होटल में उनसे मिलने आई। श्वेता ने न केवल योजना पर चर्चा की बल्कि उसने विकास को पैसे भी दिए ताकि साजिश को अंजाम देने में कोई आर्थिक अड़चन न आए। इस खुलासे में पुलिस को यह समझने में मदद की कि ये महज एक आपराधिक घटना नहीं थी बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसमें दोस्ती, लालच और विश्वासघात का गहरा जाल बिछाया गया था। अब पुलिस ने रेहान, विकास और श्वेता के बीच हुई बातचीत और लेन देन के पहलू की गहराई से जांच शुरू कर दी। 18 और 19 जनवरी की दरमियानी रात लगभग 1 बजे के आसपास रेहान और विकास पहले से तय योजना के अनुसार राहुल के घर पहुंचे। घर का दरवाजा खुला हुआ था, जिससे उन्हें अंदर घुसने में कोई परेशानी नहीं हुई और ना ही कोई अतिरिक्त कोशिश करनी पड़ी। दरअसल ये सब पहले से ही श्वेता के द्वारा प्लान्ड था। श्वेता ने हत्या को आसान बनाने के लिए राहुल को पहले ही शराब के नशे में धुत कर दिया था। उसने उसे इतनी अधिक मात्रा में शराब पिलाई कि वो पूरी तरह से बेहोश हो गया और अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सका। रेहान और विकास ने मौका देखकर राहुल के कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने राहुल को बेहोशी की हालत में पाया, जिससे उनके इरादों को अंजाम देना आसान हो गया। दोनों ने मिलकर राहुल के गले को कसकर दबाया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। ये पूरी घटना बेहद ठंडे दिमाग से बिना किसी हड़बड़ी के अंजाम दी गई ताकि कोई सबूत या सुराग ना छोड़ा जाए। राहुल की हत्या के बाद रेहान और विकास वहां ज्यादा देर नहीं रुके। वो जल्दबाजी में घटनास्थल से निकल गए ताकि किसी को उन पर शक न हो। इधर सुबह होते ही श्वेता ने अपने हिस्से का काम शुरू किया। उसने एक दुखी और विचलित पत्नी का नाटक रचा। वो जोर जोर से रोने लगी और अपने भाई राजेश को घबराहट भरे अंदाज में फोन किया। फोन पर कांपती हुई आवाज में बोली, भैया जल्दी आओ, मेरे पति मर गए। हालांकि श्वेता ने खुद को एक दुखी पत्नी के रूप में पेश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके आंसुओं और अभिनय में कुछ बनावटीपन था। जब राजेश वहां पहुंचा और उसने अपनी बहन को इस तरह रोते बिलखते देखा तो उसे पूरे मामले में कुछ गड़बड़ लगी। राजेश को श्वेता के बर्ताव में एक अजीब सा दिखावा महसूस हुआ, जिससे उसे शक होने लगा कि मामला सामान्य नहीं है। राजेश के मन में उठे संदेह ने उसे सतर्क कर दिया और उसने बिना देर किए तुरंत पुलिस को सूचना दी। यहीं से पुलिस की जांच ने एक नया मोड़ लिया, जिसने श्वेता, रेहान और विकास के रचे गए इस जाल को धीरे धीरे उजागर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने विस्तृत जांच और पुख्ता सबूतों के आधार पर श्वेता
रेहान और विकास को गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने अपने अपने बयान में हत्या में इन्वॉल्व होने की बात मानी, जिससे मामला और भी साफ हो गया। आखिरकार 22 जनवरी 2025 को अदालत के आदेश पर इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जब यह सनसनीखेज मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों को यह जानकर हैरानी हुई कि श्वेता ने अपने से लगभग 20 साल छोटे प्रेमी रेहान और उसके दोस्त विकास के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर डाली थी। ये मामला न केवल एक हत्या की कहानी थी, बल्कि प्रेम, धोखे और लालच के खतरनाक खेल का एक घिनौना उदाहरण बन गया। अब श्वेता, रेहान और विकास तीनों ही जेल की सलाखों के पीछे अपनी बाकी जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। उनके फैसलों और अपराध ने न केवल उनकी अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, बल्कि उनके परिवारों को भी गहरे जख्म दिए। खासकर श्वेता के मासूम बेटे की जिंदगी इस घटना के बाद पूरी तरह बदल गई। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी अब उसके मामा राजेश ने संभाली है। राजेश ने बेहद साहसिक कदम उठाते हुए अपनी ही बहन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। राजेश की ईमानदारी और साहस की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में परिवार के लोग सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी घटना से एक कड़वा लेकिन महत्वपूर्ण सबक मिलता है। अगर किसी को अपने जीवन साथी से अलग होना है तो उसके लिए कानूनी और वैध रास्ते मौजूद हैं। किसी व्यक्ति को तकलीफ या प्रताड़ना से मुक्ति पाने के लिए हिंसा या अपराध का रास्ता चुनना न केवल गलत है, बल्कि इसके परिणाम भी बेहद विनाशकारी होते हैं। श्वेता ने जो रास्ता चुना वो न केवल भयावह था, बल्कि उसने अपनी और अपने बेटे की जिंदगी को भी अंधकार में धकेल दिया। अब श्वेता जेल की चारदीवारी के भीतर अपनी गलतियों पर सोचने को मजबूर है। शायद वही समय उसे बात का एहसास दिलाए कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है और उसकी एक नासमझी ने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे जुड़ाव महसूस हुआ होगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। अगर ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां सुननी है तो स्टोरीज बाय सागू चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी अगली कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इन कहानियों का आनंद उठा सकें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, एक नए अनुभव, एक नई कहानी के साथ। जिंदगी जिंदाबाद।